असल में ये फार्म लॉज हैं क्या और क्यों इंडियन फार्मर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज इन दो सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, यू वाचिंग करंटीवा वेब। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस के रोज आज हम बात करेंगे इन दो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। व्हाट आर द फार्म लॉज 2020 एंड व्हाई आर द इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। डेली अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एपीएमसी और एमएसपी में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, ये मार्केटिंग बोर्ड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है ताकि वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके उन सारे नुकसानों से जो वो फेस करते हैं वाइल डीलिंग विद द इंटरमीडिएट्स। अब जो फार्मर्स के पास प्रोड्यूस है उसके सेलिंग का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। पहले फूड प्रोड्यूस मार्केट में लाया जाता है और वहाँ सेल होता है थ्रू ऑक्शन। ये मार्केट प्लेस को एक टर्म दिया गया मंडी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है ज्योग्राफिकली डिवाइडेड स्पेसिफिक एरियाज में। अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी एरिया की स्पेसिफिक मंडी में ही जाकर सेल करेंगे। ये मैंडेटरी रूल हो जाता है। जो ट्रेडर्स वहाँ ऑपरेट करेंगे उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा टू ऑपरेट डायरेक्टली विद द फार्मर्स। होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल ओनर्स डायरेक्टली उनको परमिशन नहीं रहती कि वो फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीदें। एक सप्लाई चेन होती है। फार्मर्स जाते हैं मार्केट प्लेस में, मंडी में, जहाँ पे सेल्स होता है थ्रू ऑक्शन। ट्रेडर्स पार्ट रहते हैं जिनको लाइसेंस इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और उसके बाद ट्रेडर्स के बाद जाता है जिनको भी सामान चाहिए उनके पास, चाहे वो होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो, मॉल ओनर्स हो या डायरेक्टली कंज्यूमर्स भी क्यों ना हो। तो ये तो हो गया एपीएमसी। अब आ जाते हैं एमएसपी पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। अब इनमें भी सारे फूड प्रोड्यूस नहीं आते, सिर्फ 22 ऐसे फूड प्रोड्यूस हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर्म करती है। ये रेट गारंटी करता है, ये सेफ गार्ड करता है फार्मर्स को मिनिमम प्रॉफिट उनके हार्वेस्ट के लिए। तो एमएसपी के थ्रू ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को ये अश्योर करती है कि उनका प्राइस ज़्यादा रहे कॉस्ट इनकर्ड से। और ख़ास बात ये कि एमएसपी के थ्रू ही मंडीज रेगुलेट होती हैं। वो प्राइस के नीचे कोई भी नेगोशिएशंस अवेलेबल नहीं होते। तो ये तो हो गई कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें हमें जानना ज़रूरी था। अब देख लेते हैं कि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अब आ जाते हैं द फार्म लॉज 2020 में। इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया 3 एग्रीकल्चरल बिल्स इस साल ताकि वो रिफॉर्म्स ला सके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग में। 27 सितंबर इन तीनों बिल्स को एक्ट में तब्दील किया गया बाय द प्रेसिडेंट्स नोड ओवर इट। तो आइए चलते हैं इन तीनों एक्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्ट आ जाता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये बिल लोकसभा में 17 सितंबर पास किया गया, राज्यसभा में 28 सितंबर, और इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 27 सितंबर में। ये बिल इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो आइए चलते हैं इस एक्ट के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये एक्ट एक फार्मिंग अग्रीमेंट क्रिएट करवाता है फार्मर और बायर के बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि प्रोड्यूस का प्राइस जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए अग्रीमेंट में। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा प्राइस है जिसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, तो उसकी जगह एक गारंटीड प्राइस, एक सेफगार्डेड प्राइस प्रोड्यूस का मेंशन रहना चाहिए अग्रीमेंट में, और साथ ही कुछ एडिशनल अमाउंट गारंटीड प्राइस से ज़्यादा स्पेसिफाइड रहना चाहिए अग्रीमेंट में। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मिनिमम पीरियड फार्मिंग अग्रीमेंट की डिक्लेयर रहेगी, वो रहेगी 1 क्रॉप सीजन या 1 प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइफ स्टॉक। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर आए तो ये एक्ट 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म देता है। पहला कॉन्सिलिएशन बोर्ड, दूसरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और तीसरा एपिलेट अथॉरिटी। तो ये तो हो गए की फीचर्स। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स में और इश्यूज में इस एक्ट के। तो जब इंटेंडेड बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्ट देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये एक्ट प्रमोट करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गिविंग अ लीगल फ्रेमवर्क। प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा,
फार्मर्स और कंपनीज के बीच में, जो कि साथ आएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, जिसमें फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस और अग्रीड प्राइजेज रहेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का रिस्क ट्रांसफ़र करता है फार्मर से स्पॉन्सर्स को। थर्ड आ जाता है कि ये एक्ट अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, जो कि सप्लाई चेन्स बढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि फार्मर से ट्रेडर्स के पास जाता है थ्रू मंडीज, अब सप्लाई चेन बढ़ेगी इसके ज़रिए टू नेशनल एंड इवन ग्लोबल मार्केट्स, और ये इम्प्रूव करेगा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ और लास्ट पॉइंट में आते हैं कि ये एलिमिनेट करता है इंटरमीडियरीज, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग रिड्यूस होगा, जो कि इवेंचुअली फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करेगा। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल इश्यूज फ्रॉम द एक्ट में। सबसे पहला इशू ये आता है कि ये एक्ट अलाउ करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को डायरेक्टली फार्मर्स से डील करने के लिए। फार्मर्स ने ये एक्सप्रेस किया है कि ये एक्ट इवेंचुअली एमएसपी सिस्टम को एंड करेगा और फार्मर्स को छोड़ देगा मर्सी ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट कंपनीज को रिटन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फार्मर्स के लिए कि वो अपने टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली रख पाएँ। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स जो हैं वो वीकर प्लेयर रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो नेगोशिएट कर सके उन्हें क्या चाहिए विद द बिग कंपनीज। तो कंपनीज को ऑलरेडी एक एडवांटेज मिल रहा है यहाँ। अब फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि ऑलरेडी बिग कॉर्पोरेट कंपनी, एक्सपोर्टर, स्पॉन्सर्स बहुत पावरफुल रहते हैं, और अगर फार्मर्स के साथ इनके कुछ डिस्प्यूट हों तो उनके पास ऑलरेडी एक एज रहेगा, जो कि और डिफिकल्टी क्रिएट करेगा फार्मर्स के लिए टू गेट द डिस्प्यूट इन देयर फेवर। ये तो हो गए इस एक्ट के की फीचर्स, इशूज और बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्ट को। तो सेकेंड आ जाता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बिल लोकसभा में पास हुआ था 17 सितंबर को, राज्यसभा में 28 सितंबर, और इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 27 सितंबर में। ये बिल इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब आ जाते हैं इसके कुछ की फीचर्स में। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन चेन सिस्टम में ये आता है कि ये अलाउ करता है इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एपीएमसी मार्केट्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स मंडी अलॉट करती है उन स्पेसिफाइड एरियाज़ में, और उन एरियाज़ के फार्मर को मैंडेटरी होता है वहाँ ही जाकर अपना प्रोड्यूस सेल करना। अब ये एक्ट अलाउ करता है इंटर और इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स, जहाँ पे फार्मर्स स्टेट के अंदर कहीं भी और स्टेट से बाहर भी अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि ये एक्ट परमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। गवर्नमेंट एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करेगी जहाँ पे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट की फीचर आता है कि ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को रोकता है, प्रोहिबिट करता है कोई भी मार्केट फी लगाने पे उन फार्मर्स और ट्रेडर्स को जो अपने स्पेसिफाइड एरिया से बाहर जाकर अपना प्रोड्यूस सेल कर रहे होंगे। तो ये तो हो गए की फीचर्स। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स और इश्यूज इस एक्ट के। तो इंटेंडेड बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्ट देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये रिड्यूस करता है इंटरमीडियरीज का रोल। अब कैसे रिड्यूस करता है? ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जहाँ पे फार्मर्स और ट्रेडर्स के पास एक फ्रीडम रहती है कि वो अपना मार्केट चूज कर सकें खुद से। उनके पास खरीदी बिक्री के ऑप्शंस रहते हैं रजिस्टर्ड मंडी से बाहर। अब उनके पास मैंडेटरी नहीं होता कि वो स्टेट एपीएमसी मार्केट में ही जाकर अपना सामान बेचें या खरीदें। सेकेंड आ जाता है ये एक्ट प्रमोट करता है बैरियर फ्री इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। मैंने आपको पहले बोला कि स्टेट के अंदर कहीं भी या स्टेट से बाहर भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं विदाउट एनी मार्केट फीस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स पहले लगाया करती थी। थर्ड पॉइंट आता है ये रिड्यूस करता है मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंटरमीडियरीज रिड्यूस करना, सेम यही चीज़ आ जाती है कि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होता है और फार्मर्स को इसमें हेल्प होता है कि वो अपने प्रोड्यूस के लिए ज़्यादा प्राइस डिमांड कर सकें। फोर्थ आ जाता है कि एक फ्रेमवर्क देता है ई ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज ई ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इश्यूज फ्रॉम द एक्ट में। सबसे पहला इशू ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट मंडी टैक्स लूज करेगी।
स्टेट्स पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मर्स मेजॉरिटी में हैं, उनके लिए ये मेजर सोर्स था रेवेन्यू का। मंडी टैक्स लूज होने से स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी असर पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि ये जो नए ट्रेड एरियाज रहेंगे, जहाँ पे फार्मर्स और ट्रेडर्स फ्रीली चूज करेंगे अपने मार्केट, इनके पास ज़्यादा एडवांटेज रहेंगे एज कम्पेयर टू द ओल्ड वंस, जहाँ पे APMC जैसा सिस्टम जो अभी चल रहा है, E-NAM जैसे इनिशिएटिव्स जो अभी टॉप में हैं, ये सारे कोलैप्स हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, एज ऑलरेडी स्टेटेड, MSP सिस्टम भी इवेंचुअली एंड हो जाएगा। फोर्थ, अब जब ये न्यू सिस्टम आ जाएगा तो क्या होगा उन कमीशन एजेंट्स का अगर सारा फार्म ट्रेड मंडी से बाहर चले जाए। कमीशन एजेंट्स कौन? जब फार्मर्स अपना मंडी में जाकर प्रोड्यूस सेल करते हैं तो वहाँ पे कमीशन एजेंट्स होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं फार्मर्स का प्रोड्यूस ट्रेडर्स के साथ। तो इनका क्या होगा? तो यहाँ पे ख़त्म होता है इस एक्ट का कुछ की फीचर्स, इश्यूज और बेनिफिट्स। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्ट। तो थर्ड और लास्ट एक्ट आ जाता है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये बिल लोकसभा में पास हुआ था 15 सितंबर, राज्यसभा में 22 सितंबर, और इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 27 सितंबर 2020 में। इससे पहले हम देख लेते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये एक्ट एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि वो डेजिग्नेट कर सके कुछ कमोडिटीज़ को एज एसेंशियल कमोडिटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दिया गया कि वो रेगुलेट कर सकते हैं और प्रोहिबिट भी कर सकते हैं उन एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया। अब इस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टन कमोडिटीज़ को लिस्ट कर सकेगी एसेंशियल और उनका सप्लाई और प्राइस रेगुलेट कर सकेगी, लेकिन सिर्फ स्पेशल केसेस में, लाइक केसेस ऑफ वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज और नेचुरल कैलामिटीज़। इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट भी किया गया, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल सीड्स और ऑयल। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू जो भी इम्पोजिशन रहेगा स्टॉक लिमिट में प्रोड्यूस में, वो बेस्ड रहेगा सोलली ऑन प्राइस राइज, और इम्पोज तभी होगा जब 100% इंक्रीज रहेगा रिटेल प्राइस में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में, और 50% इंक्रीज रहेगा रिटेल प्राइस में नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स में। तो ये हो गया अमेंडमेंट टू द एक्ट। अब देख लेते हैं इश्यूज और बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्ट। तो इंटेंडेड बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्ट देखें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ये एक्ट अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर और FDI फार्म सेक्टर्स में, क्योंकि इवेंचुअली अब एक डर हट जाएगा एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस से बिजनेस में। सेकेंड आ जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट भी लाएगा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेजेस बढ़ेंगे, फूड सप्लाई चेन बढ़ेंगी। ऑलरेडी स्टेटेड है कि नेशनल लेवल से ग्लोबल मार्केट्स भी जा सकते हैं सप्लाई चेन। थर्ड आ जाता है कि ये फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को हेल्प करेगा बाय ब्रिंगिंग इन प्राइस स्टेबिलिटी। बात करें इश्यूज की तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि कंप्लीट डीरेगुलेशन जो हुआ है कमोडिटीज़ का, ये एक डेंजरस सिचुएशन में ले जाएगा कंट्री को। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक डेंजरस सिचुएशन में ले जाएगा कंट्री को, जहाँ पे फूड सप्लाई प्रॉब्लम्स होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो आइडिया इन्फॉर्मेशन रहेगा ही नहीं कि कौन प्लेयर्स हैं, कितना लेवल ऑफ स्टॉक्स है, कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये इफेक्टिवली लीगलाइज करेगा होर्डिंग, क्योंकि अब लाइसेंस ज़रूरी नहीं रहेगा, मैंडेटरी नहीं रहेगा टू ट्रेड विद सच कमोडिटीज़। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि प्राइस लिमिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की इतनी ज़्यादा रहेंगी कि दे आर नॉट लाइकली टू बी ट्रिगर्ड एवर। यहाँ पे हम रैप करते हैं इस एक्ट के की फीचर्स, बेनिफिट्स और इशूज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आ जाते हैं हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक की ओर। व्हाई आर द इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्टिंग? इस सवाल का जब हम जवाब दें तो सबसे पहले ये आ जाता है कि अब प्राइवेट मंडीज स्टेट रन मंडीज के साथ चलेंगी। स्टेट रन मंडीज जिन्हें APMC एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर बिजनेस को एक तरफ ढकेलेगी। किसके तरफ? प्राइवेट मार्केट्स की तरफ। और रिजल्ट यही रहेगा कि गवर्नमेंट मार्केट्स, APMC सिस्टम सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। बचेंगे तो सिर्फ ट्रेडर्स रहेंगे, कंपनीज रहेंगी जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करेंगी इन मार्केट्स में और फार्म प्रोड्यूस को खरीदेंगे इंसिडेंटल प्राइसेस में।
सेकेंड इशू ये आ जाता है कि फार्मर्स फुल्ली बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि ये न्यू एग्रीकल्चरल एक्ट्स लाए ही गए हैं डिसमेंटल करने के लिए एपीएमसीज। इसी वजह से वो डिमांड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अलग से कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लाए एमएसपी और एपीएमसी के लिए, पूरी कंट्री में और पूरे क्रॉप्स के लिए। फार्मर्स इस बात पे स्टिफली स्टैंड करते हैं कि ये एक्ट लाए ही गए हैं एपीएमसी और एमएसपी सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट में। इस एक्ट के लिए ऑपोजिशन तो फार्मर्स और ट्रेडर्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज हमने डिस्कस किए उनके अलावा भी काफ़ी प्रोसीजरल और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। आइए चलिए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला इशू आता है कि कई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टेट किया है कि बिल पास करने से पहले कोई भी डिस्कशन या कोई भी कंसल्टेशन नहीं था उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। 3 मेजर एक्ट पास किए गए जो कि फार्मर कम्युनिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उसके बाद भी कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया उनके साथ। एक और बहुत ही मेजर पॉइंट ये आ जाता है कि लिमिटेड डिस्कशन था पार्लियामेंट में बिल के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज कब से प्रोटेस्ट करती आई हैं इस फैक्ट के लिए कि कोई भी डिटेल डिस्कशन किया ही नहीं गया बिल के लिए, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच नहीं की गई थी एज अ पार्ट ऑफ डेलिबरेट डिस्कशन। ऑपोजिशन पार्टीज में सारी पार्टीज हैं जो आज तक स्टेट करती आई हैं कि बिल के लिए डिस्कशन डिटेल था ही नहीं, और सारी पार्टीज सब कोई पार्ट नहीं थे इस डिस्कशन के। अब नेक्स्ट पॉइंट में आए तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्रीकल्चर मार्केट्स का ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को इसीलिए ही असाइन किया था क्योंकि फार्म प्रोडक्शन का लोकलाइज्ड नेचर होता है। सेल फार्मर और ट्रेडर के बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस से लिंक रहती है, ये लोकेशन स्पेसिफिक रहती है, और इसी वजह से स्टेट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे टू डिटरमाइन द कॉन्टोर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेल। और इसी वजह से स्टेट सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करना इज एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइज। एक्सपर्ट्स ने इसे टाइटल दिया है एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट में आए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक दैट ऑफ पंजाब और हरियाणा, इन्होंने ये ऑब्जेक्ट किया है कि क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, नेशनल लॉज में पैसेज स्टेट सब्जेक्ट का अंडरमाइन करता है इंडिया का फेडरल कंसेंसस, दैट इज it violates the federal spirit of Indian Constitution. So that's the end of our video. If you liked the video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.